कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारा एक ह्यूमन बॉडी है। हमारे शरीर में से मोटा मोटी 4.5 लीटर ब्लड होता है, और किसी का नस काट दो और पूरा ब्लड देह से निकल जाए तो किसी को मारने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप मर जाएगा। तो इंसान के शरीर में जो वैल्यू ब्लड का होता है, सेम यही वैल्यू किसी भी बिजनेस में कैश का होता है। किसका होता है? कैश का। मान लो कि बिजनेस आपका बहुत बड़ा है लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, तो पहली बात तो बिना पैसे का बिजनेस शुरू होगा नहीं होगा। बिजनेस शुरू करने से ले करने में भी कैश का जरूरत है, और अगर बिजनेस खत्म हुआ तो उसका भी कारण कैश ही होगा। तो कैश इतना इम्पॉर्टेंट है, तो इस कैश का जानकारी हम लोगों को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो बोलो, होना चाहिए। अब सवाल ये है कि मेरे बिजनेस में पैसा आता है कि नहीं, और साथ ही साथ पैसा जाता भी है। तो अगर पैसा आया तो ये पैसा कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे आया, ये जानना जरूरी है। और अगर ये पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, किस खर्च में जा रहा है, इसका भी जानकारी जरूरी है। तो बिजनेस में अगर कैश आया तो कहाँ कहाँ से आया, और अगर कैश गया तो कहाँ कहाँ गया, इस बात को जानने के लिए, बताने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट एक पेपर बनाते होंगे, उस स्टेटमेंट को कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बात समझ में आया? पैसा अगर आया तो कहाँ कहाँ से आया, और पैसा अगर गया तो कहाँ गया। इस बात को जानने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे, हाँ थोड़ा सुर ताल मिलाते रहना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते। चलो ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट में पैसा आया गया, इसको लिखना है। अब सवाल है कि बिजनेस हो या जिंदगी, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। बिना कुछ किए हो जाएगा क्या? बिना कुछ किए मौत होता है। कोई आदमी मरने के लिए पड़ रहा है क्या? जिंदगी में बिना कुछ किए अगर होगा तो वो मौत होगा। रात में सोए थे, सुबह चल गया तो अपने आप चला जाता है। लेकिन इसके अलावा, मौत के अलावा तेरे लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो इसका बीज तुम बो चुके हो। कुछ भी, अगर तुम बीमार हुए हो तो बीमार एक के दिन में नहीं हुए हो, उसका बीजारोपण बहुत पहले कर चुके हैं। अगर आप खुश हैं तो अचानक खुश नहीं है, इसका बीज आप पहले बो चुके हैं। दुखी हैं तो इसका ये बीज आप पहले बो चुके हैं। तो जिंदगी में कुछ ना कुछ करना ही होगा, और बिजनेस में तो बिना किए कुछ होता ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो करते हैं, और ध्यान देना, हम जो भी काम करते हैं उसका डायरेक्ट संबंध किससे? पैसा से। समझ में आ रही है बातें? अगर आपका एक्टिविटी का पर्पस पैसा है तो समझ जाना कि आप बिजनेस में हो। अब बताओ, बिजनेस पहले आप कर देते हैं या करने के बारे में सोचते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? सोचते हैं। पहले आइडिया आता है, कुछ आइडिया आता है, फिर ये आइडिया इतना सॉलिड हो जाता है कि लगता है कि इसको अब कर लेना जरूरी है। तो सबसे पहला बिजनेस जो होता है वो यहाँ आता है, दिमाग में। फिर उसको हम अपने कॉपी में लिखते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे,
और उसके बाद हम जुगाड़ करते हैं। मान लो मैंने एक बिजनेस सोचा कि यार मैं एक कपड़े का दुकान खोलूंगा, ये दिमाग में आया। फिर दिमाग बोला कहाँ खोलेगा, दिमाग ने जवाब दिया यहाँ। फिर दिमाग ने बोला कितना पैसा लगेगा, तो दिमाग बोला 50 लाख। फिर दिमाग बोला 50 लाख कौन देगा, कहाँ से आएगा, तो हम बोलेंगे अपने पापा से मांगूंगा। तो पापा जी के पास गए, पापा 50 लाख दे डैडी, मैं बिजनेस करूंगा। पापा ने बोला बेटे मेरे पास तो सिर्फ 20 लाख है, मेरे सपने आधे टूटे। मेरा सपना कितना था 50, और पापा जी कितना दे रहे हैं 20, बाकी 30 लाख का मैं क्या करूं। अब टेंशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। बिजनेस का शुरुआत टेंशन से होता है। शुरुआत में बहुत मजा आएगा, ग्राफ ऊपर रहेगा, फिर जैसे ही पापा के पास गए तू बिजनेस करेगा, फिर भी अकलौता बेटा है, 20 लाख दिए धड़ाम से नीचे। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात किया, रिश्तेदारों से बात किया, आपस में मत बतियाओ, यहाँ सिर्फ तू है और सिर्फ मैं हूं, पड़ोसी को भूल जा। तो मैंने अपने दोस्तों से बात किया, उनसे अपना प्लान डिस्कस किया। कुछ ने बोला चल अगर तेरा ऐसा है तो 20 लाख लगा रहा तो 5 लाख मैं भी, किसी ने 5 लाख और, किसी ने 8 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 2 लाख। सबका पैसा जोड़े तो मेरे पास आ गया 50 लाख। मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हुआ। तो ध्यान देना, जो पैसा या तो अपना हो या अपने बाप का हो, जिसको लौटाने का लफड़ा ना हो, उस चीज को हम लोग कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। और जिसको लौटाना हर हाल में जरूरी हो उसको हम लोग लायबिलिटीज कहते हैं। तो ध्यान देना, चाहे कैपिटल हो या लायबिलिटीज हो, इसके कारण बिजनेस में पैसा आता है या जाता है? पैसा आता है या जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? इनफ्लो ऑफ कैश। क्या कहेंगे? इनफ्लो ऑफ कैश। क्लियर है? तो ध्यान देना, चाहे कैपिटल हो या लायबिलिटी हो, मतलब पैसा आ रहा है। अब 50 लाख रुपया आ गया तो क्या बिजनेस चालू? अभी 50 लाख आया तो पहले तुम करोगे क्या? पहले मेहनत पड़ा पैसा लाने में, अब फिर पैसा को खर्चा करो। अब 50 लाख का दुकान खोलना है भाई, तो कोनो का फुटपाथ में चटाई बिछा के कपड़ा बेचे, उसके लिए हमको दुकान चाहिए ना। तो पहला हमने बात किया, पैसा जैसे ही आया तो एक बढ़िया लोकेशन में एक बढ़िया रूम लिए, जिसको हम बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। ये लैंड एंड बिल्डिंग के लिए मकान मालिक से बात किए तो बोला बाबू 10 लाख रुपए एडवांस लगेगा और 10,000 रुपया महीना रेंट। हमको बिजनेस तो करना था, तो हम मकान मालिक को कितना पैसा देंगे? पहले 10 लाख। तो 10 लाख जब हमने दिया तो मेरे पास बिल्डिंग आया कि नहीं आया? यानी जब पैसा जाता है तो एसेट्स आता है। समझ में आ रही है बातें? अब 50 लाख में 10 लाख बिल्डिंग चला गया, बचा कितना? अब हम दुकान ले लिए तो क्या दुकान चालू? अब इंटीरियर डेकोरेशन करो, फर्नीचर लगाओ, रैक वैक बनवाओ। तो अगला जो जरूरी चीज है वो हमको होगा फर्नीचर एंड फिक्सर। फर्नीचर, तो फर्नीचर में मान लो 5 लाख और चला गया, कितना पैसा बचा? 35 लाख। अब जब फर्नीचर लगाए तो अंधार अंधार रूम रहे, लाइटिंग वाइटिंग चाहिए, इसके लिए कुछ मशीन वशीन लगाएंगे। तो हमने फिर प्लांट एंड मशीन लगाया, 5 लाख इसमें भी गया। कितना पैसा बचा? 30 लाख। अभी तक हमने क्या क्या लिया?
लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन। अब मेरा कपड़े का दुकान है तो कम से कम कपड़ा तो चाहिए ना, तो कपड़ा हमने 20 लाख का ले लिया, पूरा दुकान ठसमाठस भर दिया। अब कितना पैसा बचा? 10 लाख। उसके बाद हमने देखा कुछ ऑफिस थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा है, तो ऑफिस थोड़ा ढंग का होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो गलत। अब जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, तो थोड़ा मार्केट में एडवर्टीजमेंट वगैरह करवाए, ब्रांडिंग वगैरह कराए, पूजा पाठ करवाए, लोगों को बताएं अपने बारे में। इस चीज में जो खर्च होता है इसको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कहते हैं। इसमें 5 लाख खर्चा हो गया, कितना बचा? 5 लाख। इसमें 5 लाख में 4 लाख रुपया बैंक में रख दिए, हाथ में कितना? कैश एट बैंक कितना? कैश इन हैंड कितना? अब पापा आके पूछे, बेटा कितना पैसा आया? 50 लाख पापा। बोले बचा कितना है? बोला 1 लाख पापा। अरे चोट्टा, पूरा जिंदगी भर काम किए, रिटायर हुए तो 20 लाख मिला और तू महीने भर में हिसाब लगा दिया। अरे पापा हवा में नहीं उड़ाया पापा, इन पैसों के बदले मैंने ये प्रॉपर्टी लिया। तो फिर पापा पूछेंगे ना कि बेटा पैसा आया कहाँ कहाँ से? तो पापा जी आपसे 20 लाख मिला, मेरे दोस्तों से 20 लाख मिला और चचा ने दिया 10 लाख, यानी टोटल आ गया 50 लाख। पापा जी इस 50 लाख से मैंने बिल्डिंग लिया 10 लाख का, फर्नीचर बनवाया, देख रहे हो ना जकाचक एकदम चेहरा वेहरा, 5 लाख का ही लगाया, एसी वेसी लगाया, लाइटिंग वाइटिंग 5 लाख का और 20 लाख इधर गया। पापा जी 20 लाख रुपए का मैंने कपड़ा खरीदा, 40 लाख गया और मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन को बुला के उद्घाटन करवाए, लड्डू मिठाई बांटे, लोगों को बताए, 5 लाख होने गया पापा, बचा 5 लाख, 4 लाख बैंक में है, 1 लाख जेब में है। तो पैसा आया कितना और चला गया 45 लाख और बाकी का हिसाब है। तो ध्यान देना, अब आपसे कोई पूछे कि बैलेंस शीट बराबर क्यों होता है, तो बैलेंस शीट एक्चुअल इसी बात को बताता है कि जितना पैसा आया और जितना पैसा गया, अगर ये दोनों बराबर है तो पैसा जब आता है तो 2 रूप में, या तो कैपिटल के रूप में या तो लायबिलिटी के रूप में, और पैसा अगर जाता है तो एसेट्स के रूप में। तो कैपिटल लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। समझ में बात आई? क्लियर है? तो ध्यान देना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितना भी क्वेश्चन रहेगा, सब क्वेश्चन में कम से कम बैलेंस शीट तो जरूर रहेगा, और वो बैलेंस शीट को देख देख के आपको पता चलेगा कि पैसा आया कहां से, पैसा गया कहां। तो ध्यान देना, अभी तक 2 काम आपने देखा। पहला मेहनत हमने किया पैसा को लाने में। पहला क्या किया? पैसा को लाने में। जो पैसा को लाने में जो काम किया जाता है इसको फाइनेंशियल एक्टिविटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फाइनेंस का डायरेक्ट मतलब होता है पैसा, और उसके बाद ये पैसा टक 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 भेजते गए और बदले में मेरे पास कुछ आते गए। तो जब पैसा दे के कुछ आ रहा है इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या कहते हैं? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का संबंध किससे? एसेट से। एसेट से। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का संबंध? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का संबंध कैपिटल और लायबिलिटी से। तो ध्यान देना, यहां अब आप समझो कि लायबिलिटी और एसेट 2 तरह का होता है। एक लायबिलिटी होता है या एसेट्स होता है जो लंबे समय के लिए होता है, जो 2, 4, 5 साल तक टेंशन नहीं लेना है। जैसे मान लो बिल्डिंग लिए, एडवांस दिए, तो क्या महीना भर हर महीना 10 लाख देंगे? वो एक बार देंगे।
लेकिन उसमें रेंट जो देना होगा वो, तो बिल्डिंग लेने में जो खर्च हुआ ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, लेकिन इसको बिजनेस को चलाने के लिए हर महीना रेंट भरना होगा, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कार खरीद लिया ये इन्वेस्टिंग है, लेकिन कार में डीजल और पेट्रोल जलाओगे ये ऑपरेटिंग है। टायर पंचर बनाया तो, मकान का किराया दिया तो, स्टाफ का सैलरी दिया तो, सामान बेचा तो, ऑपरेटिंग मतलब जिसके बिना बिजनेस संभव ना हो। पहले खरीदोगे उसके बाद ना बेचोगे, तो जब सामान खरीदे ये कैसा एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सामान बेचे ये कैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी फाइनल एग्जाम में आया था क्वेश्चन, जिसके बिना बिजनेस का कल्पना करना नामुमकिन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, वो आप चाहो या मत चाहो करना ही पड़ेगा। अब कार ले लिया और क्रिया खाओ, बहुत खर्चा हो गया, अब हम डीजल नहीं भरवाएंगे तो क्या करो, अपने आप दौड़ेगा, बिना पेट्रोल का चलेगा क्या। अब मान लो ड्राइवर चला रहा है तो ड्राइवर का सैलरी ऑपरेटिंग की नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग है। गाड़ी पंचर हो गया तो पंचर बनाई, गाड़ी का सर्विसिंग करना, दुकान का बिजली बिल, दुर्गा पूजा का चंदा साल में एक ही बार आता है, नहीं है देंगे तो कोई केस कर देगा, लेकिन दम है तो मत दो, मत दो। वो बिजनेस के लिए डायरेक्टली जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिए तो आपको पता चलेगा कि कितना जरूरी था देना। ऊपर से सरस्वती पूजा तो फलना तो चिलना होता है कि नहीं। तो जो बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है, दर्द, दर्द नाम सुने हो, दर्द दिखता है क्या, लेकिन होता है। क्यों उदास हो, उसने मेरा दिल तोड़ा, हमने दिखाओ कितना तोड़ा, कोई दिखा सकता है क्या, लेकिन टूटता है, दर्द होता है। भरोसा नहीं, दीवार में एक फाइट मारो, दर्द होगा, लेकिन तुम बता नहीं सकते हो कितना हुआ। इसी तरह का भूत प्रेत टाइप का आइटम होता तो है, लेकिन दिखा नहीं सकते हो कि कितना हुआ, उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब एक कार खरीदे 10 लाख में और साल भर के बाद जब बेचने जाओगे तो क्या लगता है कार 10 लाख में बिक जाएगा, कुछ तो घटेगा। वियर एंड टीयर्स बोलते हैं, जब तुम कार चला रहे हो तो खाली डीजल और पेट्रोल घट रहा है, जब रोड में चल रहा है तो उसका टायर घिस रहा है, इंजन चल रहा है तो इंजन घिस रहा है, धूप में खड़ा किया तो पेंट उड़ रहा है, लेकिन कितना पता नहीं। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। समझ में आ रही बात है। तो डेप्रिसिएशन दाम घटे, प्रॉफिट की लॉस, ये दिखता है क्या, लेकिन होता है कि नहीं। तो डेप्रिसिएशन को बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप कुछ मत करो लेकिन फिर भी वैल्यू बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। अब जमीन खरीदे थे 5 साल पहले 5 लाख में, अब आज उसका दाम है 15 लाख, तो हमने कुछ किया क्या, वो अपने आप बढ़ गया, तो ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और जो लॉस हो जाए तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब कोई कार खरीदे 9 लाख में खरीदे थे, 8 लाख में बेचे, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट। तो जब लॉस हो रहा था तो बेचा क्यों। हम चाहते नहीं है कि लॉस हो, लेकिन हो जाए, तो ऐसा खर्चा को बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्या है, नॉन ऑपरेटिंग
ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब मान लो कि मेरा कपड़े का व्यापार है और हमने कंपनी एक ऑफर दिया था कि अगर आप ई महीना में, नया साल का पहला महीना में 10 लाख का बेच दोगे तो 50,000 का आपको गिफ्ट देंगे, और हमने 10 लाख के बजाय 20 लाख का बेचा और मेरा सप्लायर खुश होकर 1 लाख का हमको कुछ इनाम दे दिया। तो ये मेरा ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? क्या है ये? नॉन ऑपरेटिंग, अनएक्सपेक्टेड इनकम, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है फिर भी हो गया, तो ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। समझ में आ रही है बात? अब मान लो कि कोई एसेट्स, अभी आज उद्घाटन किए तो पंडित जी का खर्चा मारे, हजारों लोगों को बुला कर लड्डू वड्डू खिलाए, नेता मंत्री बुला कर उद्घाटन कराए, इसमें मेरा खर्च हुआ। तो खर्च हुआ लेकिन बदले में कुछ मिला हमको क्या आज? लेकिन उसका फायदा हमको फ्यूचर में मिलेगा। इस तरह का जब खर्च करते हैं तो निर्माण होता है फिक्सिशियस एसेट्स का, बोलते हैं ना टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स। तो ये आज अगर आप ऐड किए, 1000 लोगों को अपने घर में बुलाया कि देखो हम दुकान खोले हैं, तो सब आज ही नहीं खरीदेगा, लेकिन उनको ये मैसेज गया कि मेरे भाई का दुकान है, जब जरूरत होगा तो लोग यहाँ आएंगे। यानी खर्चा हुआ एक बार, फायदा होगा भविष्य में बार बार। तो ऐसे खर्चे को फिक्सिशियस एसेट्स कहते हैं। और इसको माने 10 साल का खर्चा एक ही दिन किए तो हर साल धीरे धीरे उसको कम किया जाता है। इसको बोलते हैं डॉट 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 रिटेन ऑफ। इसमें गुडविल है, गुडविल था 10 लाख, अब हुआ 8 लाख, यानी 2 लाख का राइट ऑफ किया। तो ये जो राइट ऑफ किया गया ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता है। क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो 3 तरह के एक्टिविटी आपने बात किया, एक होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसके बाद होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब लायबिलिटी एसेट 2 तरह का, एक होता है फिक्स और एक होता है करेंट। करेंट वाला क्या है कि 1 साल के अंदर उसका रंग रूप आकार बदलते रहेगा, घटते रहेगा, बदलते रहेगा। जिस चीज का साइज ऐसे फ्लक्चुएट करे, ऐसे चीजों को हम करेंट एसेट्स या करेंट लायबिलिटी कहते हैं। और जो जैसन था वैसने रहे, हो तो धीरे धीरे डाउन हो जाए या फिर धीरे धीरे बढ़ जाए, उसको बोलते हैं फिक्स। अगर हम कुछ ना करें लेकिन समय के साथ वो घट जाए या समय के साथ वो बढ़ जाए तो वो फिक्स नेचर है। अब 10 लाख रुपया कर्जा लिए और 10% ब्याज देना है सालाना, और हम 5 साल तक कुछ नहीं किए, तो 10 लाख का पहला साल ब्याज 10 का 10% 1 लाख, 2 में दूसरा साल 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 साल के बाद 10 लाख हो गया 15 लाख। यानी लायबिलिटी के साथ कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। अब एक ट्रक खरीदे 20 लाख, कुछ नहीं किए तो 20 लाख से 19 लाख, 18 लाख, 17 लाख, 15 लाख। यानी लायबिलिटी का नेचर क्या है? बढ़ रहा है। और एसेट्स का नेचर क्या है? घट रहा है। तो एसेट्स और लायबिलिटी जस्ट ऑपोजिट आइटम है कि नहीं? सोचो, लायबिलिटी या कैपिटल जब आता है तो पैसा आता है, और एसेट जब आता है तो पैसा उल्टा हुआ कि नहीं? ये दोनों 36वां आंकड़ा है, पिठा पिठी। समझ में आ रही है बात? तो करंट एसेट्स में भी वही लक्षण है, करंट लायबिलिटी में भी वही है। तो बैलेंस शीट का पूरा पोस्टमार्टम समझ में आया। करंट नेचर के आइटम का मैक्सिमम उम्र क्या होता है? 1 साल। 1 साल के अंदर रंग रूप आकार बदलते रहेगा। फिक्स एसेट 5 साल 10 साल तक। लायबिलिटी में कुछ ना करो तो बढ़ेगा, एसेट्स कुछ ना करो तो घटेगा। ये नॉर्मल नेचर है। ये पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है आपके पास। इसको जब आप देखेंगे, अब सोचो मेरे पास पैसा आया या गया
ये पता कैसे चलेगा? सोचो 2023 में कैपिटल जो था वो 20 लाख था। सोचो, इमेजिन करो, 2023 में कैपिटल 20 लाख और 2024 में कैपिटल 25 लाख। तो क्या गैया भैंसिया है? प्रजनन क्रिया हुआ? कैसे बढ़ा? 20 लाख से 25 लाख कैसे हुआ? कारण क्या है इसके पीछे? अलग अलग कारण होगा। पहला कारण जो दिल चाहता है, प्रॉफिट हुआ होगा। क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट होने से बढ़ सकता है। दूसरा है, अगर आप शेयर बेच दिए हो तो कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आपने शेयर इशू किया होगा। दूसरा होगा कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला होगा। समझ में आ रही है बात? चौथा कारण, फिर पापा के पास जाएंगे, पापा मुझे और पैसा दे। तो पापा से जब और पैसा लगाएंगे, इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल। एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल, बहुत सा कारण हो सकता है। तो घटने का कारण क्या क्या हो सकता है? जिसको दिल नहीं चाहता है, क्या हो जाए? लॉस हो जाए। दूसरा, जो दिल नहीं चाहता है, पापा बोले नालायक मेरा पैसा मुझे वापस दे, तो मैंने अपना सामान बेचा और जो पैसा था पापा को दे दिए। इसको बोलते हैं विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं? विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तीसरा कारण क्या है घटने का? अगर मेरा राशन दुकान है और मेरे घर में आटा घटल है, तो हम पड़ोसी के यहां से खरीदें? अपने ही दुकान से लेंगे। तो इस घटना को क्या कहते हैं? ड्रॉइंग कहते हैं। तीसरा कारण घटने का क्या है? ड्रॉइंग। और चौथा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझ में आ रही है बातें? कैपिटल बढ़ने का भी 4 कारण है, कैपिटल घटने का भी 4 कारण है। अब बताओ, एसेट्स बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? एक ट्रक था 10 लाख का, अगले साल हो गया 20 लाख का। कारण क्या हो सकता है बताओ? इसका मतलब है खरीदे होंगे। खरीदे होंगे यानी एसेट्स बढ़ता है, इसका मतलब हम खरीदे होंगे। तो जब खरीदे होंगे तो पैसा आया होगा या गया होगा? गया होगा। अब मान लो 10 लाख था, अब हो गया 8 लाख, घट गया। इसका कारण या तो वैल्यू घटा होगा, अगर डेप्रिसिएशन बोला नहीं हुआ है तो क्या समझे? बेचे होंगे। तो बेचे होंगे एसेट्स, तो पैसा आया होगा कि गया होगा? यानी जब एसेट्स बढ़ता है तो पैसा जाता है, और जब एसेट्स घटता है तो पैसा, लायबिलिटी उल्टा है। लायबिलिटी बढ़ेगा मतलब पैसा, और लायबिलिटी घटा मतलब पैसा। तो ये इनफ्लो आउटफ्लो का फंडा समझ लेना है। आप लोगों ने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को अपनी अंतरात्मा से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।